मैं 29 साल का हूँ और मैं नेपाल में रहता हूँ। मैं कई सालों से बैकपैकिंग और कैंपिंग करते आया हूँ, पास के पर्वतों के अलग अलग रास्तों को एक्सप्लोर करते हुए। मेरा सबसे अच्छा दोस्त, जो मुझसे कुछ ही मीलों दूर रहता था, हमेशा मेरे साथ चलने आता था इन सफ़रों पर। हम यूजुअली हर साल ठंडी में एक बड़ा रास्ता प्लान करते थे, जिसमें कुछ दिनों से लेकर पूरे हफ्तों तक बैकपैकिंग और कैंपिंग करते थे। 2019 में हमने सोचा था कि पर्वत श्रेणी के दूसरी तरफ एक छोटे से झील तक का रास्ता लेंगे, पर सफ़र से कुछ दिन पहले ही मेरे दोस्त को अपने काम के इमरजेंसी के कारण वापस जाना पड़ गया। मैंने पहले से ही पूरे हफ्ते की छुट्टी ले ली थी और सब कुछ तैयार था, इसलिए मैंने फैसला ले लिया कि मैं अकेले ही जाऊंगा। सोमवार के सुबह मैंने पास के एक पर्वत तक गाड़ी चलाई और वहां से अपना रास्ता शुरू किया। ये एक आम तौर पर देखे जाने वाले 4 घंटे के हाइक ट्रेल से अलग था। ये बैकपैकिंग के रास्ते सही से डिफाइन नहीं होते हैं, इसलिए आपको मैप्स, कंपास और लैंडमार्क का इस्तेमाल करना होता है ताकि आप अपने रास्ते पर ठीक से चल सकें। अक्सर दूरी में कोई बड़ा लैंडमार्क होता था, जैसे कोई विशेष पत्थर की फॉर्मेशन जिसके तरफ तरफ बढ़ते रहो। जब आप वहां पहुंचते तो आप अपना अगला लैंडमार्क देख सकते हैं और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले 2 दिन पर्वतों की तरफ चलने में गुजारे। जब अंधेरा हो गया दूसरे दिन, तब मुझे कुछ घंटे रहने के लिए कैंप लगाना पड़ा। मैंने टेंट लगाया और आग जला दी, फिर कुछ खाने की चीज़ें बैग में लेकर आया था, उसे गर्म किया। सूरज पहले से ही डूब गया था और करीब 8 बजे थे जब मैं अपने टेंट में आराम करने और पढ़ने के लिए लेटा। मैंने आग को जलते हुए छोड़ दिया, सोच के कि मैं इसे सोने से पहले बुझा दूंगा। जब मैं लगभग 20 मिनट तक पढ़ रहा था और आग बाहर जल रही थी, तब मैंने अपने टेंट के पीछे एक लकड़ी के टूटने की आवाज़ सुनी। मैं भाग कर उठा। मेरा पहला ख्याल था कि शायद ये एक काला भालू है जो मेरे खाने की खुशबू सूंघ के आया है, लेकिन मैंने कुछ और नहीं सुना। मैं टेंट से बाहर निकल गया और अपने टेंट के पीछे पेड़ों की तरफ फ्लैशलाइट जला दी। कुछ नहीं था। मैंने डराने के लिए तेज़ी से आवाज़ निकाली, लेकिन फिर भी कोई दौड़ते हुए आवाज़ नहीं सुनाई दी। ये सच में अजीब था, क्योंकि लकड़ी टूटने की आवाज़ बहुत क्लियर थी और वो क्लियरली किसी चीज़ के ऊपर कुछ दबाने से आई थी। मैं टेंट के बाहर कुछ समय तक इधर उधर देखते रहा, फिर आग बुझाकर टेंट में चला गया। वो रात मुझे नींद आने में बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि दूसरी आवाज़ों को लेकर मैं बहुत ध्यान में था। सुबह मैं तो हैरान था कि मैंने रात भर नींद में ही गुजारी है। मैंने अपना टेंट और सारी चीज़ें पैक कर ली कैंप साइट पर, फिर रिज तक चलना जारी रखा। वहाँ से झील तक का सीधा रास्ता था। मैं तेज़ी से चल रहा था, अंधेरे से पहले पहुँचने की कोशिश कर रहा था ताकि अगले दिन कैंप साइट फिर से शिफ्ट ना करना पड़े। लगभग 1 घंटा बचाकर पहुँच गया सूरज डूबने से पहले। झील खूबसूरत थी। सफ़र का पूरा खर्चा बिल्कुल भी बेकार नहीं हुआ था। मैं वहाँ घूमते हुए नज़ारों का आनंद ले रहा था, फिर टेंट लगाया और अपना कैंप ट्री लाइन के पास झील के किनारे पर सेट किया। जब मैं आग के पास बैठा था, तब मैं बार बार मुड़ कर सुन रहा था, कहीं पीछे पेड़ों के बीच कुछ हल्की आवाज़ें हैं। मैंने सोचा कि शायद मैं बस पैरानॉइड हो रहा हूँ, लेकिन यह बहुत अजीब था। ये ऑलमोस्ट पैरों के कदमों की तरह ही सुनाई दे रहा था, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ कोई नहीं होगा, क्योंकि जब मैं झील के आसपास चल रहा था, अगर कोई होता तो मैंने उनका टेंट देख लिया होता, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा था। अब यहाँ पर बहुत अंधेरा था, सिर्फ कुछ कदम से ज़्यादा दूर देखना मुश्किल हो गया था, इसलिए इधर उधर देखने का कुछ मतलब नहीं था। 1 घंटे बाद मैं अपने टेंट में गया और लेट गया। कुछ ही मिनट के बाद मैं फिर से पैरों की आवाज़ सुनने लगा। वो आवाज़ें इतनी हल्की थी कि मैं उनको सही से पता नहीं कर पा रहा था कि वो क्या है। अंत में मैं इतना थक गया था कि मुझे नींद आ गई। 1 घंटे बाद मुझे नींद से उठने पर मेरे टेंट से किसी की भागने की आवाज़ सुनाई दी।
मैं झट से उठा और अपनी फ्लैशलाइट पकड़कर टेंट से बाहर भागा और उस कदमों की तरफ देखा। मैंने दूर किसी की पीठ देखी, भागते हुए बिना कपड़ों के। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने नीचे देखा और टेंट के आसपास फुटप्रिंट्स देखे, जैसे उन्होंने मुझे घूमते हुए देखा। कैंप साइट को ढूंढते हुए मेरे टेंट के आसपास चले आए। मैं जल्दी से फिर से आग जलाने की कोशिश की ताकि मैं बेहतर तरीके से देख सकूं। मैं डर गया था। मेरे पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था और मुझे कोई मदद करने वाला भी नहीं था। मैं रात भर आग के पास बैठा रहा, अपनी गर्दन हमेशा घुमाते हुए, लेकिन मैंने कुछ और देखा या सुना नहीं। सुबह मैंने झील की कुछ तस्वीरें ली, फिर वापस चल दिया। मैंने पूरा दिन यहाँ रहने का प्लान बनाया था, लेकिन अब मुझे आराम नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी ने पीछे से फॉलो किया है। शुक्र है मैं बिना किसी परेशानी के वापस पहुँच गया, लेकिन सफ़र के दौरान मैंने अपना बैकपैक से कुछ चीज़ें गायब होने की बात नोटिस की। छोटी छोटी चीज़ें जैसे खाना, कुछ टूल्स, लेकिन मेरा बैग हमेशा मेरे साथ था। आज भी मैं ये सोचता हूँ कि शायद वो जो रात को मेरे टेंट के बाहर थे, क्या वो सच में अंदर आकर मेरे बैग से चोरी कर गया जब मैं सो रहा था। बस इस विचार से मेरी पूरी बॉडी कांप उठती है। मैं हमेशा से कैंपिंग का बहुत शौक रखता हूँ, खासकर जब पत्ते रंग बदलने लगते हैं और हवा ठंडी हो जाती है। तो जब मेरी सबसे अच्छी दोस्त, जिसे मैं पायल कहता हूँ, उसने मुझे अपने जन्मदिन के लिए कैंपिंग पर जाने को कहा, मैं ये सुनकर बहुत खुश हो गया। हमने अपना सामान पैक किया और जंगलों में एक अलौकिक स्थान की तरफ निकल पड़े, जहाँ पायल की फैमिली पिछले कई सालों से कैंपिंग कर रही है। हम ट्रैकिंग करने लग गए और मुझे एक अलग तरह की शांति महसूस हुई, अच्छे तरीके से, जैसे कि हम दुनिया में केवल दो लोग हैं। सफ़र थोड़ा सा था और जब हम कैंप साइट पर पहुँचे, हम दोनों ने सब कुछ सेट करने का काम शुरू कर दिया। ये काम बस 1 घंटे का था और जब हमने अपना काम ख़त्म किया, हमने फैसला किया कि चले ट्रैकिंग पर। हम सीधा उत्तर की तरफ गए, हवा को छोड़ते हुए सिर्फ खुद से एक्सप्लोर करते रहे जब तक हम एक जगह नहीं मिल गई। पायल ने इसे पहले कभी नहीं देखा था और कह रही थी कि यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए वो कंफ्यूज हो गई। हमने ट्रेल पर चलने का फैसला किया, जो जंगलों में घूमते और आखिरी में एक पुरानी कैबिन तक ले गई। वो कैबिन छोटा और पुराने झाड़ों से भरा हुआ था, जिसमें टूटी हुई खिड़कियाँ और झुकती हुई छत थी। पायल उसे एक्सप्लोर करने में उत्सुक थी और मैं थोड़ा सा शक्तिशाली था, लेकिन बहुत क्यूरियस भी था। हम अंदर प्रवेश किए। साफ दिख रहा था कि वहाँ कोई भी सालों से नहीं रहा है। हम थोड़ी देर तक इधर उधर घूमते रहे, कोई दिलचस्प सामग्री या कोई संदेश जानने के लिए, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। जब हम निकलने वाले थे, मुझे कुछ अजीब सा लगा। कैबिन के एक कोने में एक दरवाज़ा था, जिसे मैंने पहले नोटिस नहीं किया था। वो बहुत छोटा था और उस पर एक पैडलॉक लगा हुआ था। मैंने पायल को इस बारे में बताया और हम दोनों उत्सुक हो गए। लॉक बहुत पुराना और पूरी तरह से जंग खाया हुआ था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, जानते हुए कि अंदर कोई नहीं होगा, लेकिन बस ये देखना चाहता था। पायल बाहर गई और एक बड़ा पत्थर उठाकर मुझे दिया। मैंने उसे लॉक पर मजबूती से मारा। सिर्फ कुछ ही झटकों में वो लॉक टूट गया। दरवाज़ा खींचते वक्त दरवाज़ा ज़मीन पर रगड़ रहा था। अंदर अंधेरा था और हम कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। पायल ने अपनी फ्लैशलाइट दरवाजे के रास्ते के पास ऑन की, फिर झाँका तो वहाँ एक सीढ़ी दिखाई दी। हम दोनों को अजीब सा लग रहा था, लेकिन हमने अपने आप को समझाया कि यहाँ कोई भी नहीं रहा होगा कई सालों से। मैंने तय किया कि मैं नीचे की ऊंची सीढ़ी पर चलूँगा। वो बहुत लंबी नहीं थी, सिर्फ 8 से 10 कदम की थी। फिर वो एक कमरे में खुली। जो हमने देखा वो बहुत परेशान करने वाला और अजीब था। ज़मीन पर कुछ छोटे छोटे मैट्रेस थे, साथ ही कुछ और इधर उधर बिखरे हुए फर्नीचर भी थे। वो बहुत नए लग रहे थे, जैसे कि मैट्रेस 5 साल से कम पुराना हो। मुझे इससे डर का एहसास हुआ और हम दोनों जल्दी से ऊपर भागे।
हमने दरवाज़ा फिर से बंद किया और वहीं खड़े हो गए। पता नहीं क्या देखा था हमने। हमने विचार विमर्श किया कि शायद ये किसी अपराध की जगह हो सकती है, क्योंकि सब कुछ बहुत अनोखा था। जब मैं बात कर रहा था तभी पायल ने मुझे चुप कराया। दूर से कदम की आवाज़ आते हुए कैबिन की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अजीब तरीके से वो सीधा कैबिन के पास से गुजर गए बिना रुके। पायल के चेहरे पर भी सवाल था। जब वो दूर चले गए हम अपने कैंप साइट पर भागे, फिर सीधा पायल के घर पहुंच गए। हमने जैसे ही पुलिस को फ़ोन किया, बस सिर्फ सुरक्षा के लिए। हमें लग रहा था कि ये व्यक्ति कैबिन को छोड़कर सीधा चलने का मतलब है कि उन्हें कैबिन की अच्छी तरह से जानकारी है। हम नहीं जानते थे कि ये किसी बुरी चीज़ से जुड़ा हुआ है या नहीं, इसलिए हमने पुलिस को ये फैसला करने पर छोड़ दिया। उन्होंने कैबिन के और उसके आसपास की चीज़ों की जांच की, लेकिन अंत में कुछ भी नहीं मिला जो किसी चीज़ को साबित कर सके। उन्होंने कहा कि ये बहुत अजीब था और जैसे कि कुछ बुरा होने की संभावना थी, लेकिन वहाँ कोई भी ऐसा सबूत नहीं था। ये चीज़ हमारे शहर में बहुत बड़ा मामला बन गई थी, जहाँ समुदाय ने कैबिन के उपयोग की हर संभावना और नज़रियों के बारे में बात की। शहर ने कैबिन को गिराने का फैसला किया क्योंकि वो लोगों को उससे दूर रखना चाहते थे। अब तक ये मसला सुलझा नहीं है और शायद कभी सुलझेगा भी नहीं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर कुछ भयानक हुआ है या हो सकता है। बचपन में हर साल हमारी फैमिली बड़ी कैंपिंग यात्रा पर जाती थी। मुझे हमेशा बहुत उत्साह होता था, क्योंकि हम दिल्ली में रहते थे जहाँ कुछ भी नहीं होता, और हम लद्दाख में कैंप करते थे जहाँ पेड़ और घास देखना मुझे बहुत पसंद था। और मुझे अपने कज़िन से मिलने का मौका भी मिलता था, और हालांकि हम साल में सिर्फ कुछ बार ही मिलते थे, हम बहुत गहरे दोस्त थे। मेरे पसंदीदा कज़िन जो मेरे भाई की तरह था, उसका नाम है फ़हीम। वो मुझसे 1 साल बड़ा है और जब हम साथ होते थे तो हमें कोई जुदा नहीं कर सकता था। उस कैंपिंग यात्रा के बाद हम और भी गहरे भाई हो गए। मुझे लगता है कि हम दोनों को समझने में थोड़ा वक्त लगा कि वहाँ क्या हुआ था और हमें क्या कुछ हो सकता था। ये शुरुआत हुई जब हम वहाँ 2 दिन पहले आ गए थे। हमारी फैमिली ज़्यादातर कैंप फायर के यहाँ बैठती थी। फ़हीम को तैरना पसंद नहीं था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम जंगल में खेलेंगे। हमने चोर पुलिस खेलने का सोचा। हम दोनों बदलते रहे, एक दूसरे को पकड़ने के लिए, एक बार पुलिस और एक बार चोर। हम घंटे तक खेलते रहे, लेकिन जंगल में भागते टाइम आसानी से पता नहीं चलता कि तुम कहाँ जा रहे हो। हम अपने आसपास में ही रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब फ़हीम ने मुझे बड़े से लाठी के साथ पीछे भगाने की कोशिश की, फिर मैं वो सुकतक में तेज़ भागने लगा। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक भागा, लेकिन अंत में मैं एक पुरानी दिखने वाली ट्रेलर वैन के तरफ पहुंच गया। फ़हीम मुझसे बहुत दूर नहीं था। मुझे याद है उसने लाठी को नीचे फेंक दिया और अब उसका और मेरा ध्यान पुरानी ट्रेलर वैन पे था। हम और जांच करने की बात कर रहे थे, और मुझे सचमुच पता नहीं क्यों, लेकिन हमने फैसला किया कि हम आगे नहीं जाए। हम वापस चलने लगे, लेकिन हमें सचमुच पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। शायद हमारे चलने के लगभग 10 मिनट बाद हमने एक कपल को हमारी तरफ आते हुए देखा, जिनके पास एक शॉपिंग कार्ट भरा हुआ था। औरत हमारे पास आई और बहुत ही अच्छी तरह से बात कर रही, जबकि आदमी पीछे खड़ा हुआ था। उसने पूछा कि क्या हम खो गए हैं, हम कौन हैं, हमारा नाम और उम्र। और मुझे याद है कि जब हमने अपनी उम्र बताई तो उसने मर्द की तरफ देखा और फिर हमारी तरफ देखा। उसने हमें कहा कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है और वो हमारी मदद करेगी हमारे घर तक पहुंचने में, जब वो अपना सामान अपने कैंप साइट पर छोड़ देंगे उसके बाद। फ़हीम और मैं थोड़ा चिंता में थे, लेकिन वो सचमुच अच्छी लग रही थी और अभी तक दिन था, इसलिए ज़्यादा कुछ डरना नहीं था। मैं तब सोचता था कि बुरे लोग रात में ही कुछ करते हैं, इसलिए मैं डरा हुआ नहीं था। हम उनके साथ चलने लगे, उनके कैंप तक उनके पीछे। जब वो औरत और फ़हीम बात कर रहे थे, मैं शॉपिंग कार्ट की तरफ नज़र मार रहा था। उसमें कई पुराने लोहे की चीज़ें थी जो किसी नए चीज़ की तरह नहीं थी। कुछ भी बैग में
नहीं था। सब चीज़ें बस कचरे की तरह लग रही थी, जैसे कि उन्होंने कहीं से उठा ली हो। मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और मुझे पता था कि फ़हीम को भी ऐसे ही लग रहा होगा। हर बार जब मैं उस आदमी की तरफ देखता था, वो कभी मुस्कुराता नहीं था और कभी-कभी मुझे घूरता था। ये 18 साल पहले की बात है और मुझे अभी भी याद है कि वो कितना क्रीपी दिखता था। हम थोड़ा और चले गए आगे, जब ट्रेलर वैन दोबारा दिखाई दिया और वो औरत फ़हीम और मेरा हाथ पकड़कर पूछ रही थी कि हम बिस्किट वाले सैंडविच के लिए एक्साइटेड है या नहीं। अचानक मैंने फ़हीम का नाम और फिर अपना नाम बुलंद आवाज़ में सुना। हम सब थोड़ी देर के लिए रुक गए और वो औरत ने मेरे हाथ को और टाइट पकड़ लिया। वो आदमी से कुछ सवाल पूछ रही थी, जैसे कि अब क्या करना है। वो जवाब दिया, लेकिन मुझे याद नहीं कि उन्होंने क्या कहा था। वो औरत हमें ट्रेलर वैन की तरफ मोड़ने लगी और हमें और ज़ोर से पकड़ने लगी। वो भी तेज़ चलने लगी। मैंने पीछे मुड़कर अपनी बहन को देखा। बिना देरी किए मैंने उसका नाम लेकर चिल्ला दिया और औरत ने तुरंत मेरा हाथ छोड़ दिया। फ़हीम और मैं उसके तरफ भागे। जब वो हमारे पास आ रही थी, मेरी बहन ने बाकी लोगों को बता दिया कि वो हमें मिल गई है। मेरी माँ और मेरे पापा ने उन कपल का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनको ये बड़ा कहानी सुनाई थी कि वो हमें पिछले कुछ समय से ढूंढ रहे थे और हम अच्छे बच्चे हैं। मुझे याद है कि मेरे मम्मी पापा ने उन कपल को बर्गर्स के लिए इनवाइट किया था, लेकिन शुक्र है उन्होंने मना कर दिया। शायद इसलिए क्योंकि वो औरत बहुत अच्छी थी और हम सुरक्षित तरीके से मिले थे, इसलिए मेरी मम्मी पापा ने दोबारा सोचा नहीं। मुझे याद है कि मेरे पापा और चाचा ने बात की थी कि वो आदमी कितना अजीब सा था। मेरे कज़िन जो हमें बाद में मिले, हमने उसे बताया कि वो कपल के अजीब था, लेकिन मुझे लगता है उसने समझा नहीं कि हम क्या कहना चाहते हैं। ये बात तब समझ में आई जब मेरा कज़िन और मैं बड़े हो गए और हमें समझ में आया कि कुछ लोगों के इरादे बहुत गलत होते हैं। हमने फिर से गहरी बातचीत की और हम दोनों ने ये मान लिया कि उनके पास पैसे नहीं थे और वो हमें बेचने की कोशिश कर रहे थे। साल गुजरते गए और बचपन में मैंने ये अपने मम्मी पापा से छुपाया, क्योंकि मुझे परिवार का मजबूत इंसान होना था और उस वक्त की याद मुझे अजीब और शिकार जैसा महसूस कराती है। फ़हीम को भी शर्म आई, क्योंकि वो मुझसे बड़े थे और उन्हें लगता था कि वो मुझे बचाने में सफल नहीं हो पाए। कुछ साल पहले हमें अपने मम्मी पापा को बताया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमने उन्हें तुरंत बताया होता, शायद कुछ किया जा सकता था। आजकल मैं अपने बच्चों को कभी अपने नज़रों से दूर नहीं करता और हमेशा उन्हें बताता हूँ कि वो मुझसे कुछ भी कह सकते हैं बिना डरे या बिना जज किए, खासकर मेरे बेटे को।